आदरणीय पिताजी के स्वर्गवास के बाद हम सब शोक के सागर में आकंठ डूब गए थे। न तो दिमाग कुछ काम कर रहा था, न ही शरीर कुछ काम दे रहा था। उधर रात दिन मस्तिष्क में यही घूम रहा था कि मैं और बड़े भाई मूलचंद्र जी कैसे आगे की व्यवस्था करें। हमें अपने भाइयों की और एक छोटी बहन की शिक्षा की व्यवस्था भी सुचारू रूप से करनी थी। दूसरी ओर काम धंधे का कोई हिसाब ही नहीं लग रहा था, जबकि कोई काम जल्द से जल्द शुरू करना ही था। पिताजी का जो रेडी और कमोडिटी एक्सचेंज का व्यापार, जिसे वो अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से सफलतापूर्वक चलाते थे, उसके अलावा कोई दूसरा काम सामने नहीं था। तो हमारे भाई साहब बहुत परेशान हुए। तब हमारे बड़े मामा जी श्री द्वारका प्रसाद जी, जो हमारे यहाँ ही बैठा करते थे, उन्होंने कहा, थोड़ा बहुत कमोडिटी एक्सचेंज का काम करते रहो, इससे मन भी लगता रहेगा। लेकिन 2-3 महीने में ही उन्होंने 40-50 हजार रुपए का नुकसान कर दिया। हमारे रिश्तेदारों ने, मां ने और मैंने भाई साहब को समझाया कि यह काम हमको नहीं करना चाहिए और इसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बड़े भाई साहब ने भी वचन दिया कि अब वो आगे ये काम नहीं करेंगे। अक्सर हम लोगों को लगता है कि बच्चे न कुछ देखते हैं न समझते हैं, बस अपने में ही मस्त रहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। बच्चे भी सब कुछ देखते समझते हैं और अपनी समझ के हिसाब से वे निर्णय भी ले लेते हैं। अब इधर जब इस नुकसान की चर्चा परिवार में चली और यह भी बात परिवार में सबको पता लग गई कि हमारे पास कोई काम इस समय नहीं है, तब हमारे 2 छोटे भाई सत्येंद्र कुमार और कृष्ण कुमार, जो उस समय 12 और 10 वर्ष की उम्र के थे और बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में पढ़ते थे, जो हमारे घर से लगभग 6 किलोमीटर दूर था, उन्होंने इस स्थिति को महसूस किया और अपने स्तर पर ही तय कर लिया कि वह स्कूल रिक्शा की बजाय पैदल जाएंगे। और उन्होंने हम लोगों को बिना बताए रिक्शा छोड़कर पैदल जाना शुरू कर दिया। जब हमें पता लगा, तब हमने बड़े प्यार से उन्हें समझाया और आश्वस्त किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक काम को बंद कर चुके हैं, लेकिन शीघ्र ही नया काम शुरू करेंगे। हमारे बड़े मामा जी श्री द्वारका प्रसाद जी ने बताया कि हम फर्म रामचंद्र पूरनचंद में व्यापार का पुनः आरंभ खाद्यान्न की आढ़त का काम शुरू कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने पंडित बिहारी लाल जी से बात की है, जो हमारे भी परिचित थे। उस समय पंडित बिहारी लाल जी सेठ मगनमल नेमीचंद जी के यहाँ काम कर रहे थे। उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमारी फर्म रामचंद्र पूरनचंद में काम करना स्वीकार कर लिया। हमने उनको मासिक वेतन के अलावा अपनी आमदनी में से 10% हिस्सा देना भी स्वीकार किया। पंडित बिहारी लाल जी बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे। व्यापार का उन्हें अच्छा खासा अनुभव था और काम को कैसे करना है, इसे वो जानते थे। हमने फिलिपगंज की अपनी दुकान पर यह आढ़त का काम शुरू कर दिया। पंडित बिहारी लाल जी सचमुच बड़े ही कर्मठ आदमी थे। उन्होंने आते ही न केवल काम की अच्छी शुरुआत की, बल्कि उसे तेजी से कैसे विस्तार देना है, इसकी योजना भी बना डाली। वे रोजाना कम से कम 50 चिट्ठियां व्यापारियों को लिखते थे। उनके आने से दूर दराज के प्रदेशों, यहाँ तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी बहुत से व्यापारियों का माल हमारे यहाँ बिकने के लिए आने लगा। हमारे यहाँ इतना माल आने लगा कि हमारे सारे गोदाम भर गए और हमें किराए पर गोदाम लेने पड़े।
मैं इस बीच LLB कर चुका था। मैंने और भाई साहब ने विचार किया कि यदि मैं किसी अनुभवी और प्रतिष्ठित वकील के जूनियर के रूप में काम करूं, तो यह अनुभव यदि वकालत में पर्याप्त सफल न हो तो आगे व्यापार में भी काम आ सकता है। उस समय राय बहादुर कन्हैयालाल वकालत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम था। वे मेरे मित्र के बाबा थे। मैंने जाकर जब उनसे ये इच्छा जताई कि मैं उनके यहाँ एक जूनियर के रूप में उनकी छत्रछाया में काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने सहर्ष सहमति दे दी। मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई और मैं दूसरे ही दिन सिविल कोर्ट जाने लगा। नया काम, नया अनुभव और जो कुछ मैंने पढ़ा था उससे बिल्कुल अलग जिंदगी। मैं लगभग 6 महीने तक सिविल कोर्ट गया, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ही ये समझ में आ गया कि यह कचहरी की दुनिया मेरे लिए नहीं है और मैंने वकालत का कार्य छोड़ दिया। इसी बीच सितंबर सन 1960 में मुझे ऑटो इम्यून बीमारी, घुटनों में दर्द और सूजन से शुरू हुई और ये धीरे धीरे सारे जोड़ों में फैल गई। उस समय के डॉक्टर MP मल्होत्रा और डॉक्टर AN राजदान जैसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और उनसे इलाज भी कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ये सब कुछ जितना मेरे लिए कष्टकर था, उससे कहीं अधिक मेरे परिवार वालों के लिए था। मेरी इस बीमारी ने पिताजी के देहावसान के दुख को तो भुला दिया और मेरे बड़े भाई के दिलो दिमाग में केवल एक ही बात घूमने लगी कि अपने भाई का कहाँ और कैसे और किस प्रकार इलाज कराया जाए। यहाँ तक कि घरवालों ने कुछ तंत्र मंत्र वालों और महंतों से भी संपर्क किया और उनमें से 1-2 लोगों ने तो भविष्यवाणी कर दी कि अब लक्ष्मण दास की उम्र ज़्यादा नहीं है। इससे सभी लोग घबरा गए। किसी भी रोग में रोगी की दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच उसके रोग से लड़ने की क्षमता में बहुत सहायक होती है। उस समय डॉक्टर चंद्रशेखर दामोदर पांडे, जो मूल रूप से देवास इंदौर के रहने वाले थे, कार्तिक स्नान के लिए मथुरा आया करते थे। यहाँ उनकी बिरला मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी कोठी थी। वे एक बड़े ही प्रतिष्ठित, अनुभवी और सीनियर डॉक्टर थे। उन्होंने इंग्लैंड से FRCS की डिग्री हासिल की थी। अपने बड़े पुत्र की मृत्यु के कारण उनका मन संसार से उचट गया था। वे तो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम्हें ईश्वर ने इतना अच्छा डॉक्टरी का ज्ञान दिया है, तो तुम उस विद्या को मानव की सेवा में अर्पित कर दो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। तुम्हें मानवता की सेवा करनी है, इसलिए संन्यास तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उन्होंने इस पर संन्यास का विचार त्याग दिया और वे रोगियों का मुफ्त इलाज करने लगे। उनकी एक बहुत अच्छी टीम थी, जिसमें एक कंपाउंडर, एक केमिस्ट और 2-3 मेड आया थीं। यह टीम ऑपरेशन से लेकर चिकित्सा के सभी कार्य कर लेती थी। उनका रूटीन भी सबसे अलग था। डॉक्टर साहब सुबह 4 बजे उठकर स्नान आदि कर 12 बजे तक भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे और उसके बाद 2 बजे से मरीजों को देखते और उनका इलाज करते थे। मेरी माँ पहले कभी उनसे इलाज करा चुकी थी और एक बड़ी गंभीर बीमारी से ठीक भी हुई थी। जब उन्हें डॉक्टर साहब के बारे में पता लगा कि वो मथुरा आए हुए हैं, तो यह तय हुआ कि उनसे ही मेरा इलाज कराया जाए। अब समस्या यह आई कि रहा कहाँ जाए। बिरला मंदिर के बाहर 4 क्वार्टर बने हुए थे, लेकिन उनमें बिजली नहीं थी। अब जब इलाज कराना ही था तो सुविधा और असुविधा का सवाल ही कहाँ था। हमने उनमें से एक क्वार्टर ले लिया और बिना बिजली के लालटेन की रोशनी में ही हम काम चला लेंगे, यह तय हो गया। लगभग 4 महीने हमने वहाँ निवास किया। डॉक्टर साहब का इलाज तो जो था वो था, लेकिन उनका व्यवहार और मरीज को समझाने का ढंग ऐसा था कि आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती थी।
अपने नियम के अनुसार वह लगभग 1 बजे मुझे देखने आते थे और एक मीठी मुस्कान के साथ पहले तो पिछले दिन का हाल चाल पूछते, फिर सांत्वना देते थे और फिर बता देते थे कि क्या करना है। बड़ी ही सावधानी से मामूली और हल्की दवाइयों से उन्होंने इलाज शुरू किया। उन्हें भगवान पर विश्वास था और हमें डॉक्टर साहब पर। मैं वहाँ 4 महीने रहा और 4 महीने में ही इस लायक हो गया कि लाठी टेक कर चल सकूं। मुझे याद है कि हम वहाँ 20 सितंबर सन 1960 को पहुँचे थे और 3 जनवरी सन 1961 को हम वापस आगरा आ गए। मेरे बड़े भाई साहब जो हमारे साथ ही वहाँ रहते थे, बीच बीच में आगरा आते थे, लेकिन जहाँ तक व्यापार का सवाल है, उसे छोटे भाई पूरनचंद जो उस समय बीकाम में पढ़ते थे, पंडित बिहारी लाल जी और बड़े मामा जी श्री द्वारका प्रसाद जी के साथ मिलकर संभाल रहे थे। इस तरह एक और तो हम लोग यानी मेरी पत्नी, मेरी माँ और बड़े भाई साहब मूलचंद जी ये मिलकर मेरे रोग से युद्ध कर रहे थे और दूसरी ओर हमारा व्यापार भी किसी ना किसी तरह मैनेज हो ही रहा था। काम तो खूब आया लेकिन आमदनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। इतने पर भी हम गल्ले की आढ़त का व्यापार करते रहे। खाद्यान्न के व्यापार पर सरकार ने बहुत सारे कंट्रोल लागू कर रखे थे, जिससे हमारे लिए कई मुसीबतें खड़ी हो गईं। फूड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के बहाने चाहे जब आ धमकता और कोई ना कोई गलती निकाल कर वो हमसे पैसे ऐंठने का रास्ता निकाल ही लेता। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि सरकार सीधे सीधे कानून क्यों नहीं बनाती है। कानून बनाते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण क्यों नहीं रखती है। क्यों हर कानून में रास्ता छोड़ दिया जाता है। कोई ना कोई ऐसा अव्यवहारिक नियम या ऐसी शर्त होती है जिसका लाभ उठाकर व्यापारी को इंस्पेक्टर या अधिकारी परेशान करते रहते हैं। एक बार की बात बताऊं, एक फूड इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन किया और अपने चालान में लिखा कि आपके गोदाम पर 1.5 बोरी चना अधिक पाया गया। अब इसमें सच्चाई यह थी कि बाहर के व्यापारी जब माल लाते थे और स्टोर में रखते थे और फिर वापस ले जाते थे, तो स्टोर में रखने और निकालने के दौरान बोरियों से कुछ ना कुछ चना नीचे गिर ही जाता था, जिन्हें बाद में हमारा स्टाफ उठाकर बोरियों में भरकर रख देता था। बस वही चने की 1.5 बोरियां बढ़ रही थीं। हमने इंस्पेक्टर साहब को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो तय करके आए थे कि वो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। उन्हें तो केवल नोटों की भाषा आती थी। इस इंस्पेक्टर राज से हम सचमुच परेशान हो गए और हमें लगा कि सीधा सच्चा काम करने के बाद भी अगर हमें ऐसी प्रताड़नाएं झेलनी हैं और इंस्पेक्टर को बिना किसी अपनी कमी के भी खुश रखना है, तो उससे अच्छा ये है कि हम कोई दूसरा काम करें। परिणाम यही हुआ कि हमने अच्छे खासे चलते हुए काम को धीरे धीरे दिसंबर सन 1963 में बंद कर दिया। भारत की व्यवस्था ही भारत की दयनीय दशा के लिए उत्तरदायी है।